जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पिछले वीडियो के अगर देखा जाए तो आपको हमने ईएमएफ सेल के बारे में बताए थे और उसमें हमने आपको ईएमएफ सेल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि ईएमएफ सेल जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला आइडेंटिकल और दूसरा बताए थे डिफरेंट। ठीक है, तो ईएमएफ को दो भागों में बांटा गया। तो ईएमएफ जो है उसको दो भागों में बांट के मैंने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन तैयार किया। इस कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिकल को तीन कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाए। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो ईएमएफ जो है उसको मैंने दो रूप दिया, एक आइडेंटिकल और दूसरा डिफरेंट। इस आइडेंटिकल का मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी को इस तरीके से ऐड किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी को जो कनेक्ट किया जाता है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है तो वो हो जाता है पैरेलल। और मिक्स कॉम्बिनेशन में जो हम लोग कनेक्ट किए थे वो सीरीज में भी था और पैरेलल में भी था। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसको हम कनेक्ट करते थे, इस तरीके से हमने उसको कनेक्ट किया था। और ये भी चीज मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। ये सब किसके लिए बताए थे, तो आपका आइडेंटिकल सेल के लिए बताए थे। आइडेंटिकल सेल इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट था तो मैंने इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट निकाल के बताया। तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया NE डिवाइडेड बाई स्मॉल n के साथ स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये बताया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट, वो बताया था NE डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस n कैपिटल R। क्लियर है। और इसके मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट के बारे में बताया था MNE डिवाइडेड बाई NR प्लस MR, सॉरी M स्मॉल r। ये हमने आपको मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए बताया था। तो ये तीनों फार्मूला हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ डिफरेंट सेल में भी इसको भी कुल मिला के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की गई थी। तो मैंने बोला था कि भाई इसका भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और इसको भी मैंने जोड़ के बताया था आपको पिछले वीडियो में। मैंने बोला था कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा। इसमें क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ प्रत्येक सेल का इक्वल होता है। और डिफरेंट में क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए इसको R1, इसके ईएमएफ को E1 मान लिए, इसको हम लोग R2 और इसके ईएमएफ को E2 मान लिए। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक इस दोनों बैटरी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कितनी पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल उत्पन्न होगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका पोटेंशियल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, V होगा। तो मैंने बोला था कि अगर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल जो होगा वो V1 होगा और यहाँ से यहाँ तक के जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा।
तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट इन अ फर्स्ट सेल, तो I इज इक्वल टू फार्मूला होता है E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ से अगर हम करंट I1 की बात करते हैं या करंट की बात करते हैं इस सर्किट में, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट सेल के लिए हम E1 मानेंगे, यहाँ R1 हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भाई गुना करोगे तो I इंटू, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर E1 हो जाएगा। सर अब इसको उठा के इधर ले जाओगे तो I इंटू R किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है, और V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस I R1 हो जाएगा। और ये V जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो वोल्टेज आपने कैलकुलेट किए इसी को हम बोलेंगे V1। इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज इन अ फर्स्ट सेल E1 माइनस IR1 हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरीके से इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, I हो जाएगा। अगर आपको इच्छा है कि I1 I2 भी मान के बनाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ पे I1 भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी आप I1 मान सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए यहाँ पर V1 हो जाएगा। इसको I2 निकालिएगा तो E2 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो क्या, वो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे तो आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा, यानी I2 इंटू R प्लस यहाँ पे I2 इंटू R2 इजिकल टू E2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे V2। तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू निकालिएगा, V2 इजिकल टू निकालिएगा तो E2 माइनस I2 इंटू R2। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। यानी आपको सोचना है, अगर आप मानते हो कि आप हमको I के रूप में ही लिखे तो I के रूप में भी लिख सकते हो। तो I के रूप में हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो I के रूप में रहने दीजिए। तो यहाँ भी करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा सब जगह। और अंत में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर I1 इसको मानिएगा, I2 इसको मानिएगा, तो अंत में करना पड़ेगा कि फ्लो इन अ सर्किट I1 I2 इज इक्वल टू I। हमको वहां पे I करना पड़ेगा, तो फिर हम क्यों नहीं हम I के रूप पे ही लेके चले जाएं। तो यहाँ से I के रूप करेंगे तो यहाँ पे I हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में फिर से आप देख सकते हो कि V2 इक्वल टू इतना और V1 इक्वल टू इतना। तो नेट पोटेंशियल इस दोनों के लिए नेट पोटेंशियल कितना है, V। तो यहाँ से V निकालिएगा तो V1 प्लस V2 कर दीजिएगा, तो V इक्वल टू इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा E1 प्लस E2, माइनस को कॉमन करिएगा, I को कॉमन कीजिएगा तो R1 प्लस R2। इसके बारे में चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, फिर आज आपको हम रफ में ये सारी चीज को बता दिया हूँ, है ना। अब मुझे इसकी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने बताया, इसका अब बताएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग क्या होना चाहिए वो आपको समझ में आ रहा होगा। हेडिंग इसका क्या होगा कि टू फाइंड द नेट करंट, है ना, टू फाइंड द नेट करंट इन टू डिफरेंट सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल निकाल दिए, तो नेट आपका जो इसमें क्या निकला, नेट पोटेंशियल निकला। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या निकलेगा, नेट करंट निकलेगा। कैसे नेट करंट निकलेगा वो बताएंगे। यहाँ पर सर्किट एक है इसलिए इसका पोटेंशियल निकला, लेकिन वहां पे सर्किट दो बन जाएगा, दो तार अलग अलग जाएंगे, इसलिए एक में I1 करंट पास करेगा, दूसरे में I2 करंट पास करेगा। ठीक है, इसलिए I1 और I2 को जब हम जोड़ेंगे तो वहां से हमको ये वैल्यू निकल जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है कि टू फाइंड द टॉपिक क्या रहेगा, मैं लिख दे रहा हूं, टू फाइंड द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट, नेट EMF current in two different cell। ठीक है,
यानी दो डिफरेंट सेल में नेट ईएमएफ करंट को फाइंड करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के आपको बताते हैं। चलिए, तो हम लोग को पढ़ना है कि टू फाइंड द नेट ईएमएफ करंट इन टू डिफरेंट सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन कॉम्बिनेशन? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो देख लिए थे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आपका यहां से एक बैटरी को आप इस तरीके से कनेक्ट किए हो और दूसरा जो सेल है वह इसके जस्ट नीचे होगा। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल तो निगेटिव टर्मिनल। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक पोटेंशियल से रिवायर से दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो यहां जो मिलता है वो क्या मिलता है? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये नेट टर्मिनल वोल्टेज यहीं पे बन जाता है। तो नेट टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस सेल और इस सेल, अब आपको पता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ का देखिए ईएमएफ कितना होगा? E1, क्योंकि अलग अलग बैटरी है तो ईएमएफ भी अलग अलग होगा। और इसका ईएमएफ कितना होगा? E2। क्लियर? अब यहां से जो इस तार में जो करंट बह के जा रहा है इस दोनों बैटरी को कंबाइंड करने के लिए, वो करंट तो आई जा रहा है। अब यहां से जो करंट आई गया तो ये कितने भागों में बट गया? दो भाग में, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो पहले क्या था कि जो करंट आई जाता था सीरीज कॉम्बिनेशन में वह एक ही सर्किट में रह जाता था, बढ़ता तो नहीं था। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? देखिए, ये आपका एक सेल है और यहां से जो करंट अगर हम जा रहा है तो क्या बटा? करंट तो इस तरह से ऐसे कितना भी जाएगा तो यही करंट बट तो नहीं रहा है, बट नहीं रहा था। इसीलिए I1 = I2 = I लिखना पड़ता था। तो हम क्या किए कि I1 के जगह पर भी I मान लिए थे और I2 के जगह पर भी I ही मान लिए थे। ठीक, अब देखिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों का टर्मिनल वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज किसका? इस सेल का और इस सेल का इक्वल होगा। मैंने बताया है कि करंट डिफरेंट होगा लेकिन टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होगा। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें क्या होगा कि टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन इसमें करंट सेम होगा। अंतर समझ में आ गया? तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि इस बैटरी में और इस बैटरी में जो करंट जा रहा है यहां से I, या बट गया दो भाग में, I1 और I2 में। मतलब कि नेट करंट यहां पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस V = V1 + V2 निकालना पड़ता था। तो यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? यही ना I बट रहा है, यहां पर V बटता था और यहां पर I बट रहा है। तो I को पुनः प्राप्त करने के लिए हमको I1 + I2 करना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया? I1 + I2 करना पड़ेगा। तो अब रही बात कि हमको I1 कैसे निकाले और I2 कैसे निकाले, यहीं पे मेन कंसेप्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि सिंस फार्मूला हम लोगों को पता है कि सिंस यहां पर आप देख सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ करंट मतलब E1, ईएमएफ करंट इन कौन से? फर्स्ट सेल की बात हम करते हैं, पहला सेल का देखते हैं। तो I = क्या फार्मूला आपको बताया कि I = हमने फार्मूला बताया है कि E/r + R, ये ना फार्मूला होता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर करंट कौन है? I1। तो यहाँ पर करंट हमको क्या लेना होगा? I1 करंट लेना होगा। तो यहाँ पर हो गया I1 = यहाँ पर EMF क्या है? E1। तो यहाँ पर E1 ले लीजिए
और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस कैपिटल R, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कहीं भी आप फिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा दीजिए, ये करंट हो गया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस तो R है, ये दोनों से के रेजिस्टेंस कैपिटल R कम करेगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करिएगा तो क्या मिलेगा हमको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू कैपिटल R, क्लियर, इज इक्वल टू क्या, E1, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अब यहां से हमको क्या निकालना है, ये निकालना है I1, क्योंकि I1 हमको चाहिए। तो I1 को प्राप्त करने के लिए I1 इंटू R इजिकल टू E1 माइनस I1 इंटू R1 लिख सकते हैं। अरे भाई E1 माइनस R1 इंटू इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको बताइए कि यहाँ से अगर हमको I1 को फाइंड करना है तो एक काम किया जा सकता है, यहीं से तो I1 को कॉमन अगर हम कर लेते, नहीं I1 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, E1 डिवाइडेड बाय यही चीज हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं। हाँ, और चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, I1 इंटू R इजिकल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखेंगे EMF करंट इन सेकेंड से, ठीक है, EMF करंट इन सेकेंड सेल क्या होगा भाई, सेकेंड सेल में क्या होगा सोचिए, तो सेकेंड सेल में क्या होगा कि I2 इज इक्वल टू, ठीक है, I2 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस कितना, कैपिटल है, यही ना, कोई दिक्कत। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप गुना कर सकते हैं, तो I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू R इजिकल टू कितना, E2, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि हमने बताया कि दोनों का टर्मिनल वोल्टेज जो है वो इक्वल हो जाता है, दोनों का टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो टर्मिनल वोल्टेज को अगर आप इक्वल करते हो तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ से हमको निकालना है आपका I2 इंटू R इजिकल टू E2 माइनस I2 इंटू कितना, R2, है ना। टर्मिनल वोल्टेज को क्या करना है, इक्वल करना है। तो बताइए कि टर्मिनल वोल्टेज किसको कहते थे, कि जिसमें कैपिटल R लगता है, तो इसको आप क्या कहिएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहिएगा, और इसमें टर्मिनल वोल्टेज कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो जब ये आपका V बन जाएगा, ये भी आपका V बन जाएगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो फिर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस को कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पर अंतर यही हो रहा है कि I1 और I2 हो रहा है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन कैसे कीजिएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए इसको। चलिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड अभी पर देखिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ से निकाले थे वो आपको पता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो निकाले थे वो आप निकाले क्या थे, वो आपको लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो निकला था वो आपका क्या निकला था, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो निकाले थे वह I1 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस कैपिटल R से निकाले थे, जिसका वैल्यू आपको आ गया था I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R इज इक्वल टू E1। तो यहाँ से हम लोग I1 इंटू R इज इक्वल टू E2 माइनस I1 इंटू R1, यहाँ तक तो बता दिए थे। अब यहाँ पर सॉरी E1,
अब यहाँ पर E1 है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या माने थे? फर्स्ट माने थे, इसी को ना माने थे। अब सिमिलरली आप लिख सकते हैं, कि I2 इंटू आर, जो पहले हम बताए इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, E2 माइनस I2 इंटू R2, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है। फर्स्ट इसलिए बता दिए थे कि आपको पता चल जाए कि पीछे से ये दिया रहा है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, मैंने बोला कि जिसमें कैपिटल आर लग जाता है वह टर्मिनल वोल्टेज बन जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए, तो इसको क्या लिखिएगा, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको जो निकालना था नेट करंट निकालना था, और दोनों का नेट करंट किसके बराबर था, I1 प्लस I2 के। तो यहाँ तो I1 है, तो I1 तो निकालना पड़ेगा। तो I1 कैसे निकलेगा, तो इसको ले आइए, I1 इंटू R1 इजिकल टू E1 माइनस V। तो हमको क्या चाहिए, I1 चाहिए, तो I1 इजिकल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। फ्रॉम इक्वेशन से ही निकल गया। अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड माने। अगेन टेकिंग इक्वेशन कौन, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको क्या मानना है, V इजिकल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। निकालना क्या है, I2, जैसे इसमें निकालना है I1 तो इसमें निकालना है I2। तो इधर चल जाएगा, तो I2 इंटू V2 इजिकल टू E2 माइनस V। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, ये R2 है, इसको बेटू मत पढ़िएगा। यहाँ पे I2 इजिकल टू E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2, और इसको इक्वेशन नंबर हमको मान लेना है 4। तो नेट करंट का फॉर्मूला क्या था, कि I इजिकल टू I1 प्लस I2, हेंस I इजिकल टू I1 का मान कितना है, E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। अब इसको अलग अलग कर दीजिएगा, तो E1 बटे R1 माइनस V बटे R1, E2 बटे R2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। देखिए AB प्लस में तो एक साथ कर दीजिए, इसमें से दोनों में से V कॉमन है, उसको तो एक साथ कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में से माइनस, तो V को कॉमन कर लीजिए, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। और ये नेट करंट का जो फॉर्मूला हो गया, I इजिकल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस V इंटू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आपका 2 सेल का करंट निकल जाएगा। अब बताइए, इसको आप एलसीएम लेके ही बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगर 3 सेल इसी में आइडेंटिकल, 3 डिफरेंट सेल को जोड़ दीजिएगा, तो नेट करंट क्या होगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस V इंटू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, डॉट डॉट चलते चल जाएगा। उस तरीके से अगर n डिफरेंट सेल को जोड़िएगा, तो आपका ये वाला जो है सो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डॉट 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 En बटे Rn हो जाएगा, माइनस V इंटू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट कितना हो जाएगा, n तक हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर यह आइडेंटिकल सेल होता तब क्या होता। बहुत बढ़िया बात। इसी को आइडेंटिकल बनाने के लिए अगर आपको कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा, E1 E2 E3 सब क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो E क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ R1 R2 R3 सब क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, E बाई R हो जाएगा। अगर आप n तक जाओगे तो En बटे
नीचे भी तो आर एन होगा, एन से एन कट जाएगा तो ई बाई आर हो जाएगा, यानी आई इज इक्वल टू ई बटे आर माइनस, अब यहाँ पर 1 बटे आर प्लस 1 बटे आर माइनस 1 बटे आर कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो यहाँ पर जो v इंटू भी तो रहेगा ही ना, v रहेगा, अब यहाँ पे 1 बटे आर इंटू एन हो जाएगा, समझे। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो i इजिकल टू ई बटे आर माइनस वी एन बटे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर आर का एलसीएम तो आर हो जाएगा, तो i इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी एन हो जाएगा। अब v क्या है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये पता है ना, टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो i इंटू आर इजिकल टू ई माइनस v के जगह पर i इंटू आर इंटू एन कर दीजिए, इसको उठा के न ले आइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i इंटू आर प्लस i इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना हो गया, ई हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप जब लीजिएगा कि जो कॉमन होगा तो कितना कॉमन होगा सर, यहाँ पे i, तो i कॉमन हो जाएगा तो कितना, स्मॉल r प्लस कैपिटल R n इज इक्वल टू ई। तो अब बताइए i इज इक्वल टू क्या निकल गया, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन का बताए थे आइडेंटिकल में। तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि डिफरेंट सेल का जो फार्मूला हमने निकाला है, फिर से उसको आइडेंटिकल पर बैठाया तो मेरा फार्मूला सही हो गया। मतलब डिफरेंट सेल के कंडीशन में भी हम काम कर सकते हैं और डिफरेंट सेल को आइडेंटिकल कैसे बनाया गया वो भी हम देख सकते हैं। तो आज आपका जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समाप्त हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या था वो आपको हम बता दिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बाद हमको पढ़ना था, हम बताए थे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। अब आपके दिमाग में बात आ रहा है कि एनर्जी है ना, एनर्जी क्या है उसके बारे में तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको हम लोग डिनोट करेंगे ई से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिनोट करेंगे ई से। आखिरकार ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि एनर्जी जो होता है वो कहाँ से उत्पन्न होगा और कैसे होगा उसको देख लीजिए। अगर कोई मान लीजिए कि ये सर्किट है, हाँ, और इस सर्किट में ये कोई टर्मिनल वोल्टेज भी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें क्या होगा उत्पन्न, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। और यहाँ से जो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक के ढो के लाना होता है, यानी वर्क होगा। चार्ज को क्या क्या ढो के ले गए, चार्ज को ढो के ले गया, क्लियर। तो चार्ज को जो ढो के ले गया वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज को किसे डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग Q से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस डिनोट करते हैं, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V से। तो अब जरा बताइए कि फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो देख लीजिए। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो यहां से लेके और यहां तक के जो ढोया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या होता है, W इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने के लिए W V इज इक्वल टू W बाई Q, W बाई Q। तो यहां पर हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी यहां से यहां तक जो वर्क हुआ, ये वर्क कंप्लीट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, यही ना वर्क है। और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो यहां से आप देख लीजिए कि हमको वर्क को निकालना है, तो वर्क जो निकल जाएगा वही मेरा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट, कर दीजिए एज वी नो दैट V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो V इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, W, यानी कि W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, V इंटू क्यू। तो V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और Q क्या है, चार्ज। तो यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क is a form of energy, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पर हमको दिखाई दे दिया कि इस वर्क को क्या करना है, एनर्जी मानना है। मतलब ये हो गया आपका E, तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, V इंटू क्यू। तो इसका डिफिनीशन अगर पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा। पहले मैंने फॉर्मेट तैयार किया, इसका डिफिनीशन क्या लिख दीजिएगा, बोलिए, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज is called electrical energy। ठीक है, it's denoted by E। ठीक है, that is E is equal to V into Q। ये फॉर्मूला हो गया। इसका दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं, तो Q इजिकल टू क्या फॉर्मूला जानते हो, Q इजिकल टू होता है I इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो E इजिकल टू V इंटू I इंटू टी। कोई डाउट है? यानी एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, VIT। और इसका दूसरा रूप देख सकते हो, V इजिकल टू क्या होता है, I इंटू R। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फॉर्म क्या देख सकते हैं, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो E इजिकल टू क्या हो गया, I स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब इसको बहुत सारे रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए R इजिकल टू यहाँ से लिखा था, क्या लिख गया, V बाई आई। तो V बाई आई के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजिकल टू यहाँ पे I स्क्वायर इंटू आर की जगह पर क्या लिखिएगा, V बाई आई इंटू टी। अब यहाँ से ये खत्म हो गया, फिर आगे वी आई किया गया, है ना। मतलब कि बहुत सारे रूप में आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या देखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी आई टी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी इंटू क्यू भी हो सकता है। स्पष्ट है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको कभी कभी कह देता है क्या कि आई नहीं, आई के रूप छोड़ देता है, कहता है कि भी के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आई इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिख सकते हैं, वी बाई आर। तो इस रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है कि क्या रहता है, तो आई के जगह पर क्या लिखेगा, वी बटे आर, यानी वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर से एक बार कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या बच गया, वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई आर। और ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया, यानी वी स्क्वायर टी बाई आर। ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सारा फॉर्मूला हुआ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका समाप्त हो गया। अब इसमें देखना है थोड़ा देर, अब समझ लीजिए कि यहां पर इसका यूनिट पूछेगा कि यूनिट क्या होगा।
तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसका यूनिट जो लिख दीजिएगा, इसका यूनिट जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। स्पष्ट है? दूसरा यूनिट भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं वोल्ट। तो ये आपका वोल्ट हो जाएगा। और इसका होता है कूलम। दूसरा यूनिट क्या हो गया? वोल्ट कूलम, है ना? वोल्ट कूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और बहुत सारा यूनिट लिख सकते हैं इसका। अब यहाँ वोल्ट स्क्वायर सेकंड पर ओम, वोल्ट स्क्वायर पर सेकंड, वोल्ट स्क्वायर सेकंड पर ओम लिख सकते हैं, है ना? माने जिस रूप में रहेगा उस रूप में हम इसको यूज कर लेंगे। और यूनिट इसका अलग अलग हो सकता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात अगर आपसे पूछ दे, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो जान लीजिए डायमेंशनल फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए आप उसको रट जाएंगे कि डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वह ml²t-2 जो एनर्जी का होता था वही इसका भी होगा। लेकिन आपको तो रहा नहीं जाएगा, आपको तो दिमाग में खटपट होगा कि सर ही बोल दिए, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक समझा दीजिए। तो मैं बिल्कुल समझा दे रहा हूँ। आपने देखा है कि V = W हुआ है ना? yes, तो W का हम एनर्जी फार्मूला क्या जानते हैं? ml²t-2 नहीं ना होता है। और इसका फार्मूला जो होता है I × T हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml²t-3 और a के पावर -1 यही होता है। स्पष्ट है? अब बताइए सर जी कि W जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? V × Q लिखेंगे कि नहीं? अब V का मान आपको पता है ना, यही वाला आया है। तो ml²t-3 a के पावर -1 और I की जगह पर Q है तो क्या लिखेंगे? I × T, है ना? अब बताइए t के पावर -3t तो कितना बचेगा? t के पावर -2, a के पावर -1 और यहाँ पर a, तो ये से ये खत्म हो जाएगा, एक कर जाएगा। तो क्या बचा? ml² t के पावर -2 और ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो मैंने आपको चेक करके बता दिया कि एनर्जी हो या वर्क हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी एनर्जी कहीं भी आ जाए तो हमको यही समझना है कि सर जी सबका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होता है। क्लियर? तो आपने यूनिट भी देख लिया और डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिया। अब आ गई बात पावर पे। तो पावर पे हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आप एनर्जी जान गए हो तो पावर भी जान जाओ। तो पावर के लिए क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के क्या लिखोगे? सोचिए क्या डिफिनेशन होना चाहिए? तो वर्क डन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक लाइन में खत्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। बस खत्म हो गया। अब इट्स डिनोटेड बाय क्या? तो P। इट्स डिनोटेड बाय P कर दीजिएगा और अब आपका खत्म हो गया। तो यहां से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल पावर को लिख सकते हो इट्स डिनोटेड बाय P। क्लियर? दैट इज P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E कहते हैं, टाइम को T कहते हैं और ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट इसका जूल, इसका सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। अब डायमेंशनल फार्मूला भी आपको पता ही चल जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला ml²t-3 हो जाएगा और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला अगर आपको लिखने का मन है
तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कट गया, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई भी लिख सकते हैं, और आई के जगह पे फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, जब आई इंटू आर हो सकता है तो I इज इक्वल टू वी बाई आर भी तो हो सकता है। तो पावर का फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं कि I के जगह v गुने भी वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारा इसका भी फॉर्मूला हो सकता है, समझ गए। तो ये आपका था इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसका इलेक्ट्रिकल पावर, और पावर का दूसरा यूनिट होता है वाट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका यूनिट वाट भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखिएगा तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम भी हो सकता है ना। तो ये आपको समझना होगा कि किस फॉर्म में क्या दिया हुआ है, अगर आप समझ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बता दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वह होगा किरचॉफ्स लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज पहले हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें एक एप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉ का। तो किरचॉफ्स लॉ कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, है ना। और उस दोनों प्रकार के किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने के बाद आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बचेगा, मीटर ब्रिज बचेगा और पोटेंशियोमीटर बचेगा। अगर ये तीनों चीज खत्म हो जाता है तो आपका करंट सबसे लंबा चैप्टर समाप्त हो जाता है, समझ गए। तो करंट की विदाई और फिजिक्स का विदाई भी हो जाता है साथ साथ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, है ना। इतना करने का हम लोगों को पता चल गया कि हमको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और अभी भी अगर आप क्वेश्चन बैंक अब उलट के बनाइएगा तो 70% क्वेश्चन अपने से सॉल्व होने लगेगा बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो 70% सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है, 30% और सिलेबस बच चुका है। अगर संयोग अच्छा रहा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर सिलेबस को हटाने का प्रयास किया तो पता चलेगा कि आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया। खैर, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। करंट को खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फुल एनर्जी के साथ, किरचॉफ्स लॉ के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।